चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाई ब्रोंकाई डू नॉट ओवर इन्फ्लेट। अब एक ये जनरल क्वेश्चन भी बंदा सोच सकता है कि अगर हम लोग इंस्पायर कर रहे हैं एयर को और वो ब्रोंकस के अंदर, ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर जा रही है, तो वो इतने ज्यादा क्यों नहीं इन्फ्लेट कर जाते, इतने ज्यादा क्यों नहीं फूल जाते कि वो बर्स्ट कर जाए। ठीक है, तो कोई ना कोई ऐसे सेंसरी सिग्नल, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के अंदर यही हिसाब है कि ऐसे सेंसरी जो रिसेप्टर्स हैं वो इस चीज को सेंस कर लेते हैं कि इससे ज्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है। इसके बाद वो ब्रेन को सिग्नल करते हैं, ब्रेन क्या करेगा, उस स्ट्रक्चर को आके स्टॉप कर देगा कि आपने मजीद एक्सपैंड नहीं करना। ठीक है, ऐसे मसल्स में भी होता है कि मसल्स को अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर देते हैं, वो ब्रेन को सिग्नल करते हैं कि इससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं किया, अगर स्ट्रेच होगा तो रप्चर हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वो मसल को रिलैक्स कर देता है। अब इसी तरह अगर हम ब्रोंकाई की बात करें, तो जब बहुत ज्यादा एयर उसके अंदर फिल हो जाती है, वहां पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो सिग्नल लेके जाते हैं थ्रू वेगस नर्व आपके डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के पास, और वहां से वो इंस्पायरेटरी रैंप जो है उसको स्विच ऑफ कर देता है कि मजीद इंस्पायरेशन हमें नहीं करनी। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, अल्फा में वो कह रहे हैं कि ब्रोंकाई कैन इन्फ्लेट टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक नहीं कर सकते, ये तो कॉमन सेंस है कि वो बर्स्ट कर जाएगा ना। एक लिमिट है, बलून को आप कितना ही बुला सकते हो, एक लिमिट के बाद वो बर्स्ट कर जाएगा, इन्फिनिटी तक तो वो नहीं कर सकता। सिग्नल इज सेंट थ्रू ट्राइजेमिनल नर्व टू डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप टू स्विच ऑफ इंस्पायरेटरी रैम्प। सिग्नल जाता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप पे ही जाता है स्विच ऑफ करने के लिए, लेकिन ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू नहीं जा रहा होता, वो वेगस नर्व के थ्रू जा रहा होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। चार्ली में वो क्या कह रहे हैं कि ब्रोंकियल इलास्टिसिटी अलाउज इट टू एक्सपैंड एज मच एज इट वांट। एज मच एज इट वांट तक नहीं करेगा, वो अगर मजीद फूलना चाह रहा है तब तो फूल भी सकता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना होता है, उसको लिमिटाइज करना होता है। वो लिमिट कौन करता है, वेगस नर्व। वो ब्रेन को सिग्नल कर देती है और ब्रेन आके उसको स्विच ऑफ कर देता है कि मजीद इंस्पायरेशन नहीं होगी, वरना बर्स्ट हो जाएगी ब्रोंक्यू जो है, ब्रोंक्यूल जो है आपकी। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ किडनी नॉर्मलाइज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब किडनी का फंक्शन क्या है कि किडनी ने ना आपके जितने भी आयंस हैं ब्लड के अंदर उसको भी रेगुलेट करना होता है। किडनी का फंक्शन सिर्फ यूरिन प्रोड्यूस करना नहीं होता, उसके साथ साथ बहुत सारे फंक्शंस किडनी ने परफॉर्म करने होते हैं। कि अगर आपका फ्लूइड ज्यादा है, अगर आपके कुछ आयंस हैं बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, फ्लूइड के अंदर, वो ज्यादा है उसको या कम है, उसको बैलेंस कैसे करना है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी। ठीक है, फर्स्ट क्या किया, नॉर्मल, अगर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड नॉर्मल जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर रहा है, नॉर्मल से इंक्रीज कर रहा है, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज करेगा। किडनीज क्या करेंगी कि बाइकार्बोनेट आयंस की जो आप कह लो कि बॉडी के अंदर ना, वो उसको दोबारा से रिस्टोर करना शुरू हो जाएंगी, बॉडी के अंदर दोबारा स्टोर करना शुरू हो जाएंगी, उसको एक्सक्रीट नहीं करेंगी। इसकी वजह से क्या होगा, जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो जाके हाइड्रोजन आयन के साथ बाइंड किया। बताने का मकसद क्या हुआ कि आपकी बॉडी के अंदर लेट से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी किसी भी वजह से। ठीक है, उसने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा कर दी। अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब है कि आपकी ब्लड की पीएच ड्रॉप करने लगी है। आपकी ब्लड के अंदर, आपकी पूरी बॉडी के अंदर अगर पीएच ड्रॉप कर जाएगी, तो हमें पता है कि हमारे सर्टेन एंजाइम्स होते हैं जिनको नॉर्मल पीएच चाहिए होती है, उनकी जो ऑप्टिमम पीएच चाहिए होती है, अगर मैं उनकी पीएच को डिस्टर्ब करूँ वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करेंगे। इसके साथ साथ क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, उसमें जो आपका ब्रेन है वो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि वहां पर उसको एक नॉर्मल वैल्यू चाहिए और ये नॉर्मल से ज्यादा हो रही है। बैलेंस करने के लिए आपकी किडनी ने क्या किया कि बाइकार्बोनेट आयंस को अपने अंदर, जो बॉडी है, जो ब्लड है, उसके अंदर स्टोर करना शुरू कर दिया, एक्सक्रीट नहीं किया। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन करवा ली उसकी। इस बाइकार्बोनेट आयन ने जो आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज्ड हाइड्रोजन आयंस थे उसके साथ कर दी बाइंडिंग। अब अगर ये बाइंड कर लेगा तो जहां पे इंक्रीज कंसंट्रेशन थी वो तो दोबारा नॉर्मल हो गई। तो किडनी ने नॉर्मलाइज कैसे किया, बाइकार्बोनेट आयन को इंक्रीज करके। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बीटा। क्वेश्चन नंबर 24, बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी अगर हम करें कि वो एक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द लूमेन कर रहा है, तो ऐसे नहीं है, वो एक्टिव सिक्रीशन नहीं कर रहा, डायरेक्टली हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन नहीं कर रहा, वो इनडायरेक्ट वे में बाइकार्बोनेट को रिस्टोर करके, रीअब्सॉर्ब करके, देन आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को नॉर्मलाइज कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर, जी कुछ पूछा मैम किसी ने? हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन भी होती है।
जी, एक्सक्रीशन भी होती है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ना कि वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जैसे हम कह लेते हैं पीएच जो इंक्रीज डिक्रीज कर रही होती है, पीएच के अंदर कोई भी चेंज आ रहा होता है, उसके अंदर तो हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इनडायरेक्ट वे में, जब आपकी किडनी ने डायरेक्टली उसको एक्सक्रीट आउट करना है, वो तो उसका नॉर्मल पाथवे है। लेकिन अगर किसी भी नॉर्मल वजह से बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो एबनॉर्मेलिटी क्रिएट कर रहा है, तो किडनी ने वहां पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को नॉर्मलाइज करना होता है बाइकार्बोनेट आयन को इंक्रीज करके। डायरेक्ट एक्सक्रीशन उसका एक पाथवे है। लेकिन अगर मैं ऑल दीज करेक्ट करूँ तो एक्टिव सिक्रीशन नहीं कर रहा होता, उसके पास तो अपने पंप्स होते हैं, वो उसे डायरेक्ट कर रहा होता है, एक्टिवली उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन को वो इंक्रीज करता है इनडायरेक्टली, और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो आपके हाइड्रोजन के साथ बाइंड करेंगे, जहां जहां भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हुई है उसको नॉर्मलाइज कर देता है। और ये करना इतना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि आपके जो वाइटल स्ट्रक्चर्स है ना, जैसे आपका ब्रेन ले लो, वहां पे जरा से भी पीएच चेंज होती है या ऑक्सीजन की डिप्रीवेशन होती है, तो आपका ब्रेन इवन 5 to 20 सेकेंड्स के लिए भी अगर होती है ना, 20 सेकेंड्स एक बहुत माइनर सा टाइम है, वहां पर इतने कम टाइम के लिए भी अगर वहां पर इशू होता है, आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। इस चीज को रेगुलेट करना इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके डिफरेंट बॉडी के फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, जो उसी टाइम एक्टिवेट होके डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे तरीकों से उसको नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं, ताकि आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज ना हो। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 है, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स टू डिटेक्ट आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या है कि आपके ऊपर हम लोगों ने जैसे अभी कुछ रिसेप्टर जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स पढ़े थे, डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर या वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है। इसके साथ साथ आपके कुछ क्या है जिसको वेगस नर्व जाके जो सिग्नल कर रही थी। अब कुछ आपकी बॉडी के अंदर ना पेरिफेरी के अंदर भी कुछ ऐसे कीमो रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, जो कि डिटेक्ट करते हैं आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसा है। उस डिटेक्शन से क्या होगा कि अगर वो इंक्रीज है तो वो उसको क्या क्या चेंजेस बॉडी के अंदर लेके आए कि उसको डिक्रीज करें, और अगर वो डिक्रीज है तो बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें, उसको बेसिकली सेंस करना होता है उसने। अगर हम पेरिफेरी के अंदर देखें तो हमारे पास दो ऐसी चीजें हैं, दो ऐसे रिसेप्टर्स हैं, जो ऐसे कीमो रिसेप्टर्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं, जिसमें आते हैं एओर्टिक बॉडीज और कैरोटिड बॉडीज। इनकी लोकेशन क्या है, जो कैरोटिड बॉडीज है, अगर आपको कैरोटिड आर्टरीज का स्ट्रक्चर याद हो तो उसने बाइफरकेट करना होता है, उसने दो में डिवाइड होना होता है। तो उस बाइफरकेशन के पॉइंट के ऊपर कैरोटिड बॉडीज होती हैं, और जो अयोटा है उसकी आर्क के ऊपर एओर्टिक बॉडीज होती हैं। ये दोनों क्या करती हैं, ये सेंस करती हैं पार्शियल प्रेशर को, और अगर उसके अंदर कोई भी वेरिएशन है देन सिग्नल जाएगा आपके ब्रेन को, और वो पूरी बॉडी के अंदर जो जो चेंजेस पॉसिबल होते हैं उसको परफॉर्म करेगा, ताकि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है उसको नॉर्मल किया जाए। अगेन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसके डिस्टर्बेंस से आपका हार्ट, आपकी सर्कुलेशन, आपका ब्रेन, ब्रीदिंग सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा होता है। इस वजह से इतने सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो इसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो दो पेरिफेरल रिसेप्टर्स हैं, गोल्जी बॉडीज, अच्छा ये मैंने इसलिए नाम इसके अंदर रखा था ताकि वो बॉडी से कुछ आपको लगे ना कि ये भी करेक्ट ऑप्शन है, तो ऐसा नहीं है। गोल्जी बॉडीज तो आपके ऑर्गेनेली है ना, जो आपके सेल के अंदर स्ट्रक्चर होता है, उसका स्ट्रक्चर का काम क्या होता है कि उसने सिक्रीशंस के अंदर काम करना होता है, पैकिंग के अंदर और सिक्रीशंस के अंदर काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर रिसेप्टर्स की बात हो रही है, दैट इज अल्फा एंड बीटा, यानी जो डेल्टा ऑप्शन जिसके अंदर दोनों मेंशन किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अकर बाय बैक्टीरिया। अब ये कुछ कंडीशंस दी हुई है कि कौन कौन सी चीज है, कौन कौन सी जो डिजीज है दैट कैन बी जो बैक्टीरिया उसका कॉज हो सकता है, ठीक है। तो नमूनिया जो है ये बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, जो कार्सिनोमा, कैंसर या एस्थमा या एम्फाइसीमा। अब इन तीन जो बाकी डिजीज है उसके अंदर क्या हो रहा है, कार्सिनोमा जो कैंसर होते हैं उसके अंदर क्या हो रहा है कि आपकी जो सेल ग्रोथ है वो अनकंट्रोल सेल ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। एस्थमा कैसे होता है कि किसी भी एलर्जन की वजह से, बीट अ पोलन, डस्ट, एयर का कोई पार्टिकल, किसी भी वजह से, किसी परफ्यूम की वजह से एलर्जी है, उस चीज को हम क्या बोल रहे हैं कि उसमें ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, एंड इस कंडीशन को हम बोलते हैं एस्थमा। और एम्फाइसीमा में क्या होता है कि जो आपकी एल्विलाई की वॉल्स हैं वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है, उसकी स्मोकिंग की वजह से हो सकती है, या अगर कफ है काफी जो आप कहते हो कि फोर्सफुल कफिंग की वजह से आपकी एल्विलाई की वॉल की डिस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर जो कॉज बैक्टीरिया बनता है वो निमोनिया का बनता है, ठीक है। ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है। अगर यहाँ पे टीबी में मेंशन होता तो उसकी कॉज भी जो है वो बैक्टीरिया बनता है। जो बैक्टीरियल, हाँ, बैक्टीरियल निमोनिया होता है आपका, जो निमोनिया को काय होता है ना वो कॉज करता है आपका निमोनिया।
और अगर हम टीबी की बात करें तो वहाँ पे जो बेसिलस होता है वो कॉज करता है आपका टीबी। तो अगर यहाँ पे टीबी भी मेंशन होता तो निमोनिया और टीबी दोनों ऑप्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बैक्टीरियल कॉज की वजह से होता है दैट इज निमोनिया। तो 26 का करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। 27 में एक जनरल डेफिनेशन थी कि कोलैप्स ऑफ लंग्स को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, जो बाकी चीजें लिखी हुई हैं वो क्या है, एम्फाइसीमा में मैंने आपको बताया एल्विलाई के जो वॉल्स है ना उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखती डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्विलाई तो वहां पर एम्फाइसीमा होता है। एटिलेक्टेसिस का मतलब होता है कि लंग्स जो है वो कोलैप्स कर गए हैं। ठीक है, या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कोलैप्स करते हैं या सर्फेक्टेंट कम है इस वजह से कोलैप्स करते हैं, कोई भी इन दोनों में से कोई भी वजह हो गई, लंग्स कोलैप्स कर गया, उस स्टेट को हमने बोलता है इट इज एटिलेक्टेसिस। एस्थमा मैंने बताया ये हमारे पास अगेन एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, लेकिन इसमें कोई ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। ठीक है, अगर क्या हुआ कि पेशेंट है उसको किसी भी पोलन से एलर्जी है, वो एलर्जिक है, उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा, जब भी वो पोलन एक्सपोजर होगा तो एलर्जिक रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। जो उसकी ब्रोंकस है, जो उसकी ब्रोंक्यूल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी। ठीक है, उसके जो वहाँ पे स्मूथ मसल्स होते हैं ना उसमें स्पाज्म आ जाता है, वो इतनी कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं उसको कि जो रेस्पिरेशन है उसमें बहुत डिफिकल्टी आ रही होती है। और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी हाइपरटेंशन, बेसिकली अगर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी सीओपीडी जो डिजीजेस होती हैं उसमें हमारे पास काफी सारी कंडीशंस आती हैं। अगर यहाँ पे हाइपरटेंशन मेंशन किया हुआ है वो क्या है कि अगर इस कंडीशन की वजह से हाइपरटेंशन हो रही है, तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है कोलैप्स की दैट इज एटिलेक्टेसिस में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर इज बीटा। बाकी सबकी भी आपने एक दफा डेफिनेशंस एक दफा देखनी है क्या होती हैं, क्योंकि वो भी ऐसे ही सिंपल जनरल जो स्टेटमेंट एमसीक्यूज आते हैं उसके अंदर आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 28 में वो कह रहा है हाइपरकैप्निया की प्रोमिनेंट फाइंडिंग क्या होती है। तो ये इजी सी बात थी कि हाइपरकैप्निया बेसिकली क्या होता है कि अगर बॉडी फ्लूइड्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरकैप्निया। अब अगर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है ना तो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसकी जो कलर होता है वो डार्क ब्लू पर्पल होता है। जहां पर भी डार्क ब्लू पर्पल आपको कलर नजर आएगा वो स्किन के कलर को भी तो वैसे ही कर देगा ना, ब्लूइश कलर कर देगा स्किन की। और अगर वो कैपिलरीज के अंदर होगा तो प्रोमिनेंटली आपको एक ब्लू सा कलर नजर आ रहा होगा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं साइनोसिस। ठीक है, यहाँ पर जो एग्जांपल उसने दिए हैं कि मोस्ट प्रोमिनेंट फाइंडिंग हाइपरकैप्निया की, हाइपरकैप्निया अगेन क्या चीज है कि बॉडी फ्लूइड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, सायनोसिस हुआ। ठीक है, ब्लूइंग ब्लूनेश जो ब्लूइश स्किन हो जाती है वो हो गई। नेजल ब्लीडिंग उसकी फाइंडिंग नहीं है। एमआई कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को, हार्ट अटैक वो भी इसकी फाइंडिंग नहीं है। कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं जो आपको गॉल ब्लैडर है उसकी इन्फ्लेमेशन। इधर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बीटा, कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा होगी होगी ब्लड के अंदर तो आपकी एक ब्लू सी आपकी स्किन हो जाएगी पूरी की पूरी, कि कैपिलरीज के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो ज्यादा है क्योंकि उसका कलर खुद ही डार्क पर्पल डार्क ब्लू पर्पल होता है। Then question number 29, following can be the result of prolonged space traveling। अब इसको हम एरोफिजिक्स में अगर हम बात करें तो स्पेस के अंदर क्या होता है कि वहां पर ग्रेविटी का इम्पैक्ट क्योंकि कम होता है तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, बीट योर ब्लड सेल्स और योर बोन्स और योर मसल्स, उन सब के अंदर कोई ना कोई चेंजेस आ रहे मैम होते हैं। 27 वाले का एक बार बता दें। 27 अच्छा, कोलैप्स ऑफ लंग्स को बोलते हैं एटिलेक्टेसिस। बीटा ऑप्शन करेक्ट था। उसकी डेफिनेशन ये होती है कि लंग्स को कोलैप्स को हम एटिलेक्टेसिस बोलते हैं। वजह उसकी मैंने बताई, या एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन होगी या सर्फेक्टेंट जो है वो लैक कर रहा होगा, कम होगा या खत्म होगा। ठीक है, अच्छा हम क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस कर रहे थे कि स्पेस की ट्रैवलिंग से आपकी पूरी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। अब वो चेंजेस होते क्या क्या हैं कि आपके जो बोन का मास है ना वो भी डिक्रीज कर जाता है, आपकी मसल्स जो है उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है, आपकी जो कार्डिक आउटपुट है वो भी कम हो जाता है, आपके जो ब्लड सेल्स हैं उनका मास कम हो जाता है। बेसिकली
वजह इसकी क्या होती है कि आपकी बॉडी ही ऐसे बिल्ट हुई है, जब उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट करती है ना, तब उसे लगता है कि उसको एक्टिवेट होने की जरूरत है। लेकिन स्पेस के अंदर क्योंकि ग्रेविटी आपकी बॉडी पे एक्ट नहीं करी होती, आपके मसल्स को अगेंस्ट द ग्रेविटी काम नहीं करना पड़ता, आपके जो मूवमेंट है बॉडी के अंदर फ्लूइड्स की, आरबीसीज की, उनको अगेंस्ट द ग्रेविटी काम नहीं करना पड़ता, आपकी बोन्स को अगेंस्ट द ग्रेविटी काम नहीं करना पड़ता, तो उन्हें लगता ही नहीं है कि हमारी जरूरत है। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि सारी की सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर वीकनेस हो जाती है, उसकी जो क्वांटिटी है वो ड्रॉप कर जाती है, डिक्रीज आ जाता है उसके अंदर। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट, कि बोन्स भी वीक है, मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट भी कम है, और आरबीसी का मास भी कम है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30. Clostridial organism is found in a human. The treatment suggested is hyperbaric oxygen therapy. Select the suitable cause behind choosing this therapy. अब hyperbaric oxygen therapy का मतलब क्या है कि हम ऐसी ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसमें प्रेशर बहुत हाई है, प्रेशर नॉर्मल से हाई है। अब बेसिक इसका मकसद क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन के एक्सपोजर से उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम एक कंडीशन बात करें गैस गैंग्रीन की, ठीक है, ये होता है क्लोस्ट्रीडियल ऑर्गेनिज्म से। अगर ये ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की जाती ना एनारोबिक कंडीशन के अंदर, तो इसकी ग्रोथ होती है। और अगर मैं इसको क्या करूं कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करवा दूं, तो इसकी डेथ हो जाएगी। तो अगर मेरे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म फाइंडिंग है मेरे पास, और मैं उसको इस ऑक्सीजन से थेरेपी करूं, इस ऑक्सीजन से उसकी ट्रीटमेंट करूं, तब तो इस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, तो मेरा तो फायदा है। इसीलिए मैंने इस थेरेपी को चूज किया। दूसरी कंडीशन जैसे लेप्रोसी है, उसके अंदर भी जो ऑर्गेनिज्म है कॉजेटिव, उसकी भी डेथ हाइपरबैरिक ऑक्सीजन से ही होती है। ठीक है, देन कुछ और कंडीशंस होती हैं, जैसे अगर हमारे पास डिकम्प्रेशन सिकनेस है, या ओस्टियोमाइलिटिस है, या कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग है, या हमारे पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर ना ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हम उसके अंदर हाइपरबैरिक ऑक्सीजन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। या तो ऐसा होता है कि जो कॉजेटिव एजेंट है वो उससे इसकी डेथ हो जाती है, या ऐसा होता है कि बॉडी के अंदर जहां जहां ऑक्सीजन चाहिए होता है, ये ऑक्सीजन वहां पे सप्लाई कर दिया जाता है। तो इस थेरेपी को चूज करने की दो वजूहात ये हैं। यहाँ पर क्योंकि उसने क्लोस्ट्रीडियल का पूछा हुआ है, तो ये रेफर कर रहा है गैस गैंग्रीन वाला एजेंट। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बीटा इज करेक्ट वन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसका आंसर इज बीटा। अल्फा तब होता जब मैं लेप्रोसी के बारे में बात कर रही होती कि लेप्रोसी अगर पेशेंट में डायग्नोस हुआ है और मैं उसको हाइपरबैरिक कर रही हूँ, तो क्या रीजन है हाइपरबैरिक चूज करने की, तो वो है कि वो लेप्रोसी बेसिलस को भी डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। लेकिन सिंस क्वेश्चन में गैस गैंग्रीन वाला पॉजिटिव बेसिक क्या है इशू, गैस गैंग्रीन है, कॉज क्लोस्ट्रीडियल कर रहा है, तो क्लोस्ट्रीडियल को मैंने डिस्ट्रॉय करने के लिए हाइपरबैरिक ऑक्सीजन जो है इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि जो क्लोस्ट्रीडियल ऑर्गेनिज्म है वो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर उसकी डेथ हो जाएगी, और अगर ऑक्सीजन वहां पर नहीं होगा, एनारोबिक कंडीशन होगी, तो उसकी ग्रोथ होगी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर इज बीटा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो आप मुझे ग्रुप में भी पूछ सकते हो। अभी आज की डिस्कशन इतनी सी है। ठीक है, सो आई एम मैं यहाँ पे इसको एंड कर रही हूँ। कुछ भी आपने पूछना हो आप नेक्स्ट मुझसे क्लास में पूछ सकते हो, ग्रुप में पूछ सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज। अम्मा की हो गई।